हेलो बच्चों, 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आज। तो अच्छा, एक परेशानी और होती है बच्चों को कि कई बच्चे ना कठिन शब्दों को पढ़ नहीं पाते या कठिन शब्दों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो आपको हिस्ट्री बोरिंग लगेगी, जबकि बोरिंग नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते भी हैं और इसको समझाते भी हैं, और ये एक छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा अभी नहीं है, लेकिन आगे इसके बाकी पार्ट्स में हम आपको और चीज़ें भी समझाएंगे। विषय एक, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। मनके क्या होते हैं? मनके होते हैं, आपने देखा होगा कि माला जो होती है ना, माला, इसको उर्दू में तस्बीह भी कहते हैं। तो माला में जो दाने होते हैं ना, मनके, वो मनके होते हैं। और अस्थियां आप जानते हैं हड्डियां होती हैं, हड्डियां को हिंदी में अस्थियां कहते हैं। हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1 संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अब पुरावस्तु क्या होती है? पुरावस्तु को वैसे तो आप सिंपली पुरानी वस्तु समझ लीजिए भाई, ज़्यादा इसकी गहराई में अभी मत जाइए। पुरावस्तु वैसे आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस की चीज़ को हम कहते हैं पुरावस्तु, लेकिन पुरानी वस्तु चीज़ ऐसे समझ लीजिए। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपको पता चल गया कि जो मोहरें पाई गई हैं वो सेलखड़ी पत्थर से बनी हैं और उस पर कोई लिपि लिखी हुई है, लेकिन उस लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो किसी की समझ में नहीं आई है। उत्कीर्णित क्या होता है? उत्कीर्णित का मतलब होता है खुदे हुए हैं, ठीक है, उस पर खोदे गए हैं, खोद कर लिखा जाता है ना पत्थर पर। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो अब ये पता चला कि हमें पुरावस्तुओं के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आवासों मतलब मकानों, रहने के जगहों। मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों, मृद मिट्टी, भांड बर्तन, मिट्टी के बर्तनों। आभूषण यानी जेवरात, और औजार आप समझते ही हैं, टूल्स, मोहरें तो आप जानते ही हैं। तो इस क्षेत्र में उस समय जो लोग बसे हुए थे, उन्होंने जो सामान छोड़ा, यानी कि उनका जो सामान मिला है, उससे बहुत कुछ मालूमात होती है। ये सारी जानकारी दरअसल हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें अंदाजे से ही हुई है, मतलब सब कुछ अंदाजे पर, अनुमान पर आधारित है, फिर भी काफ़ी सटीक है। अब तक की जानकारी जो है वो हम मानते हैं और सारी दुनिया मानती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे, अन्वेषण मतलब खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। और अच्छा, पुरातात्विक साक्ष्य मतलब, साक्ष्य मीन्स सबूत, और पुरातात्विक मीन्स आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और इन डेफिनेशंस में कैसे कभी कभी चेंज आ जाता है। यकीनन, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। मतलब इस बारे में सब लोग श्योर हैं कि इस सभ्यता के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम है और कभी मालूम नहीं होंगी। अब राइट साइड में देखिए, मोहर दी गई है, चित्र 1.1, एक हड़प्पाई मोहर। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए, अच्छी तरह पहचान लीजिए। फिर आता है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। पारिभाषिक शब्द यानी कि परिभाषित कैसे करेंगे आप, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। स्थान जगह, काल का मतलब टाइम। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ये एक फैक्ट है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। अब आप समझिए कि संस्कृति किसे कहते हैं? पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो संस्कृति किसे कहते हैं? बताते हैं कि ऐसे समूह, पुरावस्तुओं का ऐसा समूह जो ख़ास तरह का होता है, या ऐसे समूह जो विशिष्ट शैली के होते हैं, स्पेसिफिक स्टाइल के होते हैं, और आमतौर पर एक साथ एक ही जगह पर एक ही टाइम से संबंधित, कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं संस्कृति, ठीक है, सिविलाइजेशन। अच्छा साहब, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल हैं। अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। किस में शामिल हैं? किस में शामिल है? देखिए, बताया गया कि विशिष्ट पुरावस्तुओं में, यानी कि ख़ास तौर पर पाई गई पुरानी चीज़ों में, पुरावस्तुओं में मोहरें मिली हैं, मनके मिले हैं, बाट मिले हैं। बाट मीन्स वेट, जिसे तोलते हैं, और पत्थर के फलक। पत्थर के फलक मतलब पत्थर के सरफेसेस कह सकते हैं, या कुछ अलग अलग तरह के, अलग अलग डिज़ाइंस के पत्थर, बने हुए पत्थर पाए गए हैं, जो 1.2 में दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, ये हैं सब एग्जाम्पल्स इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और पकी हुई ईंटें भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि वो ईंटों को पकाते थे, और भट्टा जैसी कोई भी चीज़ होती थी जिसमें वो ईंटें पकाते थे।
ये वस्तुएं कहाँ मिली हैं? अफ़गानिस्तान में मिली हैं, जम्मू में मिली हैं, बलूचिस्तान में मिली हैं जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात के क्षेत्रों में भी मिली हैं, कई क्षेत्रों में। और ये एक दूसरे से काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित हैं। मानचित्र 1 देखिए, ये हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में पाए गए हैं। तो इससे पता चल, अब देखिए बात क्या है कि है तो बहुत दूर दूर, काफ़ी दूर दूर ये जगह हैं, लेकिन फिर भी इनमें पाई गई चीज़ों में सिमिलैरिटी पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी विकसित सभ्यता और काफ़ी विस्तृत यानी काफ़ी फैली हुई सभ्यता थी ये। अंग्रेज़ी में BC, हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट से है, ईसा पूर्व। क्राइस्ट जीसस को कहते हैं, जिनको उर्दू में ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, ईसा मसीह हिंदी में कहा जाता है, और क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट अंग्रेज़ लोग कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। उनसे पहले का जो टाइम है वो BC कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं। कभी कभी तिथियों से पहले AD, हिंदी में E लिखा पाते हैं। AD और हिंदी में E मतलब ईसवी, और AD का मतलब एनो डोमिनी, और ये 2 शब्दों से, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, मतलब ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उसके बाद का जो, उससे शुरू हुआ जो समय है उसे हम कहते हैं ईसवी, AD, ठीक है। और उससे पहले वाला BC। आजकल AD की जगह CE भी लिखा जाता है, कॉमन एरा, और BC की जगह BCE, बिफोर कॉमन एरा भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे यही बताया गया है। उसके बाद हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। सारी दुनिया में अब कॉमन एरा CE का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी अंग्रेज़ी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है। BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईपू और CE के लिए E और BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको ये अब समझ में आ गया कि इस बुक में जहाँ जहाँ भी आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी मिलेंगी तो उनका ये अर्थ होगा। चलिए मैप के नीचे फर्स्ट इसका जो पॉइंट है आरंभ, वो लेते हैं। आरंभ कैसे हुआ? इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। इम्पॉर्टेंट बात है, इस क्षेत्र में जब हड़प्पा की सभ्यता विकसित हुई उससे पहले भी कई सभ्यताएं, कई संस्कृतियां थीं, मौजूद थीं, और वो संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं। मतलब उनकी जो स्पेसिफिक मृदभांड शैली थी, मतलब मिट्टी के बर्तनों का जो तरीक़ा, अंदाज़, जो डिज़ाइन, जो आकार होता था, वो बताता है कि वो अलग अलग जो कि डिज़ाइन है, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों का के अवशेष हैं, तो उससे पता चलता है कि ये अलग अलग संस्कृतियाँ थीं। और इनके संदर्भ में हमें कृषि यानी खेती, पशुपालन यानी जानवरों को पालना, और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। शिल्पकारी क्या होती है? जब हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो वो भी शिल्पकारी है, मूर्ति बनाते हैं तो वो भी शिल्पकारी है, कुछ और बनाते हैं तो वो भी शिल्पकारी में आता है, ठीक। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस्तियां छोटी होती थीं, बड़ी बस्तियां नहीं होती थीं। बड़े आकार की संरचनाएं इक्का दुक्का होती होंगी, आमतौर पर नहीं थीं। कुछ जगहों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा लगता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले हम लेफ्ट साइड में देखते हैं आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। आरंभिक यानी शुरुआती और डेवलप्ड हड़प्पा संस्कृतियाँ कौन कौन सी या कहाँ कहाँ थीं और कितनी थीं, यहाँ देख लेते हैं। सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। चोलिस्तान कहाँ है? चोलिस्तान किसे कहा गया? चोलिस्तान कहा गया थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, यानी वो पाकिस्तान का वो इलाका जो हमारे भारत के थार रेगिस्तान से लगा हुआ है, और वो ख़ुद भी रेगिस्तान है। चोलिस्तान यानी पाकिस्तान में है आजकल ये पार्ट। सिंध तो वहीं है ही। इसमें बस्तियों की कुल संख्या देखो, सिंध में 106 पाई गई और चोलिस्तान में 239 पाई गई। आरंभिक हड़प्पा स्थल में 52 और चोलिस्तान में 37। इस तरह से इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो इस ऑडियो को, इस लेक्चर को यहाँ पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, फिर आगे सुन लीजिएगा। पॉइंट 2, निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्रों यानी 1 और 2 मैप्स में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं, यानी पहले से मौजूद थीं संस्कृतियाँ, लोग रहते थे अलग अलग सभ्यताओं वाले। उन्हीं में ये पैदा हुई, पनपी यानी पली बढ़ी, डेवलप हुई। क्या? हड़प्पा संस्कृति। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। अब देखिए, मृदभांड के तरीके अलग अलग बताए थे कि मृदभांड अलग तरह के पाए गए, लेकिन निर्वाह के तरीके यानी जीवन यापन के, ज़िंदगी गुजारने के कई तरीके समान पाए गए, एक जैसे पाए गए, सेम पाए गए।
हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई तरह के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, इनसे प्राप्त भोजन ग्रहण करते थे। यानी कि कहाँ से खाना कहाँ से आता था, सवाल यह है कि हड़प्पा के निवासियों का मुख्य भोजन क्या या कहाँ से था, तो हम कहेंगे कि पेड़ पौधों के उत्पाद। यानी क्या होते हैं पेड़ पौधों के उत्पाद? फल, फूल, बीज, ठीक है ना, यही सब खाते थे। और जानवरों को भी खाते थे जिनमें मछली भी शामिल है, क्योंकि मछली के बड़े डिज़ाइन मिले हैं, मछली की बड़ी पत्थरों पर खुदी हुई आकृतियाँ मिली हैं। जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, बीज भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनके जो आहार संबंधी आदतों के बारे में एक सिस्टम था। आहार का मतलब खाना, खाने से संबंधित जो इनकी आदतें थीं उसके बारे में काफ़ी जानकारी इन चीज़ों के पाए जाने से या इनके अवशेष के पाए जाने से मिल गई है। इसके अध्ययन से पुरावनस्पतिज्ञ, इनका अध्ययन पुरावनस्पतिज्ञ करते हैं, यानी वनस्पति शास्त्री। ऐसे वनस्पति शास्त्री जो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ों का अध्ययन करते हों, उन्हें हम कहते हैं हिंदी में पुरावनस्पतिज्ञ, ठीक है। और ये प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया दूसरे शब्दों में। आगे देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में क्या क्या मिला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, और कई बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये चीज़ें दे दी जाती हैं, और एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है जो इनमें शामिल नहीं है, और आपको ऑड ऑप्शन छांटना होता है। तो सिंपल बात है कि क्या क्या मिला है अनाज के दानों में। गेहूँ मिले हैं, जौ मिली है, दाल, सफ़ेद चना मिला है और तिल मिले हैं। बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? बाजरे के दाने गुजरात से मिले हैं, और चावल के दाने वहाँ कंपैरेटिवली कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ जो हैं उनमें मवेशियों की हड्डियाँ हैं, मतलब पालतू पशुओं की। कौन कौन से पालतू पशु? भेड़, बकरी, भैंस, सूअर वगैरह, इनकी हड्डियाँ मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग इन जानवरों को ख़ास तौर पर पालते थे। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब पुरा प्राणी विज्ञानी कौन होते हैं? प्राणी विज्ञान, ऐसे प्राणी विज्ञानी जो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ों का अध्ययन करें, उन्हें हम पुरा प्राणी विज्ञानी कहते हैं। और ऐसे पुरातत्वविद जो जीव विज्ञान से संबंधित अध्ययन करें, उन्हें हम कहते हैं जीव पुरातत्वविद। जंगली प्रजातियों में कौन कौन से जानवर शामिल हैं? वराह मतलब सूअर, और हिरन और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। लेकिन ये पता नहीं चला है कि हड़प्पा निवासी खुद इन जानवरों का शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। आखेटक समुदाय क्या? आखेटक समुदाय ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे ग्रुप्स जो प्रोफेशनली शिकार कर के सामान, जो जानवर है उनका मांस बेचते हों, या मतलब बेचने का मतलब पहले तो बेचने के लिए मुद्रा नहीं होती थी, एक्सचेंज सिस्टम से, बार्टर सिस्टम से काम चलता था, मतलब लेन देन, तुम ये ले लो मुझे ये दे दो। तो हो सकता है कि वो लोग इन जानवरों का खुद भी शिकार करते हों, या खुद शिकार ना करते हों बल्कि कुछ ख़ास शिकारी समूह होते हों, और उस कास्ट के या उस ग्रुप के लोग ही शिकार करके दूसरों को मांस देते हों और बदले में कुछ और प्राप्त करते हों। इसके अलावा मछली और पक्षियों की हड्डियाँ भी मिली हैं, कई बर्ड्स की हड्डियाँ मिली हैं। बस आज इस वक्त यहीं तक है, और अब मैं आपको इसके आगे की चीज़ बाद में डिस्कस करूँगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाय।